नमस्कार। गुरुकुलम में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बच्चों आपको स्वर पढ़ाए थे। स्वर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कितना समझ में आया है इसके लिए मुझे प्रश्न तो आपसे पूछने ही पड़ेंगे, तभी पता लगेगा ना कि आपको समझ आए या नहीं आए। तो मैं आपसे 5 प्रश्न पूछती हूँ और जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं जल्दी से। तो जल्दी से प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? और संयुक्त स्वर कितने होते हैं? और संयुक्त स्वर किन किन अक्षरों को मिलकर के बनते हैं? ये 5 प्रश्न हैं। इनके आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम अगला आपको पढ़ाएंगे अब व्यंजन। व्यंजन मैंने जैसा कि आपको बतलाया था कि 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन को भी जिस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, उसी तरह से व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका वर्ग बना दिया गया है, जो 5-5 अक्षरों के परिवार बना दिए गए हैं। ये कवर्ग का परिवार है, ये चवर्ग का परिवार है, इसी तरह से नीचे के से सब बना दिए गए हैं। अब इनको वायु के स्पर्श के और जीभ के स्पर्श से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु और जीभ, जो हमारे अंदर से निकलने वाली वायु होती है या हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और जहां जहां स्पर्श करती है उसके आधार पर भी इनको नाम दिए गए हैं। जो हमारे अक्षर होते हैं, ये व्यंजन, ये ध्वनियां होती हैं। ध्वनियों में जब हम अ मिला देते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता के सिर्फ एक ध्वनि होती है ये। जैसे अगर हम इसको स्वर की सहायता से बोलेंगे, जैसे क है ये, तो क, ये क, ख, ग, ये ध्वनि होगी। क, ख, ग, ध्वनि हो गई ये, क्योंकि इसमें अक्षर मिला हुआ। जब हमने इनमें अ मिला देते हैं तब इनके जो उच्चारण होता है तब वो होता है कै, खे, गे, घे, अंग। तो ये इस तरह से बन जाता है। और ये पंचमाक्षर कहे जाते हैं। ये कौन से कहे जाते हैं? पंचमाक्षर, जो इन बिंदियों पर, इन अक्षरों पर लग करके ये बिंदी का रूप धारण कर लेते हैं। इन सबको हम बिंदी के रूप में लगाते हैं इस पर, अक्षरों पर। और ये नाक से बोले जाते हैं, नासिक्के भी कहते हैं इनको। नासिक्के को क्या कहते हैं? इनको नासिक्के, क्योंकि जब हम इनकी साउंड करते हैं तो हमारे यहाँ पर कंपन होता है, नाक में कंपन होता है यहाँ पर। जैसे उंग, अण, न, म, यहाँ पर कंपन हो रहा है। आप इस पर से जब इनकी साउंड करेंगे तो आपको यहाँ पर कंपन होगा। कुछ टीचर्स जो हैं इन तीनों को अण खाली पढ़ा देते हैं। ये तीनों अण नहीं होते हैं, इनका उच्चारण भी हमें सही ढंग से आना चाहिए। उंग, उंग, य, अण ये होता है। न, ये म, नाक से साउंड होती है। अब कवर्ग में, कवर्ग को हम कंठस्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंठ में, कंठ पे कहते हैं इसको, कंठ में यहाँ पर जो हमारी वायु निकलती है इनको बोलते हुए, वो यहाँ स्पर्श, यहाँ पर छू कर बाहर निकलती है, इसलिए इनको बोला जाता है। बोलकर देखिए आप मेरे साथ साथ। क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ पर हमारे स्पर्श हो रहा है, यहाँ पर भी कंपन हो रहा है। उसके बाद चवर्ग। चवर्ग जो होता है, ये इसका साउंड कीजिए, च, छ,
जय झे अय, जय छे जय जय अय, यानी कि ये हमारे कहाँ पर स्पर्श हुआ, पीछे तालु में हुआ है। टवर को ट ठ ड ढ ण, यानी कि मूर्धन्य, इसको मूर्धन्य भी कहते हैं। तवर्ग में स्पर्श देखिए कहाँ हो रहा है, त थ द ध न, यानी कि हमारी जीभ जो है वो तालु से स्पर्श कर रही है, वो दंतव्य कहेंगे, दांतों के ऊपरी भाग को कर रही है। अब हमारा आता है पवर्ग, प फ ब भ म, कहाँ पर स्पर्श किया, हमारे होठों ने स्पर्श किया, इसको औष्टव्य भी कहते हैं, इसलिए औष्टव्य, यानी कि होठों को हमारे ओष्ठ किसको कहते हैं, होठों को, और होठों को ये स्पर्श कर रहे हैं, इन दोनों होठ हमारे आपस में स्पर्श कर रहे हैं। बिना होठों को स्पर्श किए इसका उच्चारण नहीं होगा, नहीं बोला जा रहा ना, जब तक हमारे होठ स्पर्श प फ ब भ म दोनों होठ स्पर्श करेंगे तभी हम इसका उच्चारण करेंगे। तो ये हुए हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और दूसरे नाम मैंने आपको बताया, जो भी जहाँ जिस जगह स्पर्श किया जा रहा है, तालु में स्पर्श है तो तालव्य, और होठ स्पर्श कर रहे हैं तो औष्टव्य, दंतव्य दांतों से करा जा रहा है तो मूर्धन्य, अगर ऊपर बिल्कुल हमारे तालु के ऊपर भाग में किया जा रहा है तो उस तरह से ही इनको नाम दे दिए गए हैं। अब नीचे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ जिनकी आवाज अंदर से निकलती है, यहाँ कहीं स्पर्श नहीं होता, वायु सीधी बाहर निकल जाती है, य र ल व, बाहर आ गई है, अंतस्थ अंदर से वायु। ऊष्म व्यंजन यानी कि हमारी ऊष्मा, गर्मी, गर्म वायु जो हमारे अंदर होती है, ऊष्मा होती है, वो बाहर ज्यादा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श श, इन स और श का उच्चारण भी हम अलग अलग करते हैं। श यानी कि बहुत सारी वायु बाहर आई अंदर से, श इसकी वायु हमने ऊपर स्पर्श की तालु में, श को बोलने में। स इसकी दांतों में स्पर्श हुई। ह ये नहीं कि स्पर्श हो रही है वायु, लेकिन इसका उच्चारण किस जगह से होना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो श में कितनी सारी ऊष्मा हमारी बाहर आई है, इसलिए वो इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर, अब आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जैसे ये हमने संयुक्त स्वर आपको पढ़ाए थे कि कौन कौन से दो अक्षरों से मिलकर के बनते हैं, ऐसे ये भी दो व्यंजनों से, भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। अभी कौन कौन से व्यंजन से, श त्र ज श्र, कुछ लोग इसको ज्ञ पढ़ते हैं, ये ज्ञ नहीं होता, क्या होता है, ज्ञ। कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, विज्ञान, यज्ञ, इस तरह से बोला जाता है, सही जो उच्चारण होता है इसका ये होता है। अभी कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनते हैं ये हम आपको बताते हैं। श त्र ज्ञ और श्र। अब आपने एक चीज और देखी होगी, हमने स्र के ऊपर यहाँ पर लाइन नहीं खींचते हैं, कक्षा वाली इसके भी ऊपर नहीं खींची गई है, इनको ऊपर से छोड़कर लाइन खींचनी होती है। थ और ध, ये भी हमें आना चाहिए कि हम इनके ऊपर से लाइन नहीं खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गोल जितने भी ऊपर से होते हैं इनकी लाइन नहीं खींचती, सिर्फ श को छोड़कर, श के ऊपर यहाँ पे लाइन होती है, बाकी इन गोल के ऊपर किसी के भी लाइन हम नहीं खींचते, थोड़ा सा छोड़कर आगे पीछे करके तब हम इसकी लाइन खींचते हैं। अब इसमें कक्षा, ये श में क आधा होता है हलंत वाला और श पूरा होता है। तो आधा होता है और र पूरा होता है। ज आधा होता है, अय श और र, ये अक्षर से मिलकर बनते हैं।
इसमें अपने कक्षा में देखिए, यहाँ पर आप श जो है ये क आधा होता है इसमें और श पूरा होता है। ये त्र है, त्र में त हाफ आधा हुआ और र पूरा हुआ। ज आधा हुआ, अया पूरा हुआ। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ज क्यों होती है। ज और अया होता है, ग तो इसमें है ही नहीं। जब इसमें ग है ही नहीं तो हम ग की साउंड नहीं कर सकते ना वहां पर, तो हम वहां पर ग की साउंड नहीं करेंगे। ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है, क्योंकि ज और अया होता है इसमें। श्र, श और र होता है। श आधा होता है और र पूरा होता है। इस तरह से ये संयुक्ताक्षर मिलकर के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। ये कौन से व्यंजन होते हैं, क्या क्या नाम है इनके, और ये कौन से व्यंजन होते हैं, इनके क्या क्या नाम है, किस आधार पर दिए गए हैं, किस आधार पर दिए गए हैं। इनकी जहां जहां ये स्पर्श कर रहे हैं उसी को इनको नाम दे दिया गया है और इनके परिवार बना दिए गए हैं। उस परिवार में ये पंचमाक्षर में काम आते हैं। जब ये पंचमाक्षर का हम पांचों का जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा है, 5-6 मिनट ले लेगा, इसलिए मैं अभी ये आपको नहीं बताऊंगी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये आपको तब समझ में आएगा कि इनको इस तरह से वर्गीकरण क्यों किया गया है। जो स्पर्श के आधार पर किया गया है वो मैंने नाम आपको इसमें पूरे बता दिए गए हैं। अब इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं कल की वीडियो में फिर आपसे प्रश्न करूंगी, फिर आपको उसके आंसर देने होंगे। इसलिए बेटा आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे।